हो गया। सो एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड को अगर हम डिफाइन करें, सही है, तो उसको हम अभी हमने जो क्या नाम है डिफरेंसेस हमने किए थे उसके अंदर भी हमने डिफाइन किया था, सही है, कि भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मैनी एडवांस मेथड, सही, विच इन्वॉल्व यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सही है, फॉर एनालिसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, सही, द मेथड यूज एज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही है, यानी कि हम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, सही है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, सही है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं भाई, एनालाइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मिक्सचर्स को एंड डिफरेंट कंपाउंड्स को, और कर सकते हैं उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालाइजिंग, सही है, यानी कि हम उसके अंदर जो है वो मिकदार से रिलेटेड या फिर क्वालिटी से रिलेटेड जो कि एनालाइजिंग होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर जो चीज़ मेन है वो क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स का होना, सही है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का होना, सही, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे भाई फॉर सपोज कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे जो जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, सही है, उसको मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया है जो कि आपके चैप्टर के अंदर शामिल है, सही है। तो पहला हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, सही है, दूसरा हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी, तीसरा हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, फिर पोटेंशियोमेट्रिक, और फिर यहाँ पे हमारे पास है कंडक्टोमेट्री मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 5 मेथड्स हैं जो कि आपके कोर्स में एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड के टॉपिक के अंदर शामिल हैं, सही है। अब इसमें जो सबसे मेन है, सही है, वो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी, सही है। ये 2 मेथड्स मेन हैं जिनकी सब टाइप्स भी हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे कोर्स के अंदर शामिल की गई हैं। बाकी जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, पोटेंशियोमीटर और कंडक्टोमेट्री मेथड जो है, सही है, इसको जो है वो शॉर्ट वे में हमें जो है वो समझाया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेड है किसके लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सही है, और क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है भाई, सबसे पहले तो ये समझ लें व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, सही है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के अंदर, सही है, बेसिकली हम करते क्या हैं कि भाई जो भी सब्सटेंस है, सही है, जिसकी हमें क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालाइजिंग करवानी है, उस सब्सटेंस को हम लाइट के इंटरेक्शन में लेकर आते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम लाइट को हिट करवाते हैं, सही। तो अगर कोई सब्सटेंस है, कोई सैंपल है जिसके अंदर आपको किसी भी कंपाउंड को मालूम करना है या फिर उसकी अमाउंट को मालूम करना है, अब उसको एनालाइज करने के लिए अगर आप क्या करते हो कि उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की जो रेडिएशंस हैं, सही, यानी कि लाइट है, अगर आप उसको हिट करवाते हो तो इसका मतलब है यहाँ पे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ले रहे हो उसको एनालाइज करने में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज है, सही है, वो क्या है भाई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, सही। तो यहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस की एनालाइजिंग कि उस सब्सटेंस के ऊपर लाइट को हिट करवा के करते हैं, सही है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर होता है, सही है। अच्छा भाई, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएटिव एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है कि भाई हमारे पास जो लाइट है, सही है, वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बनी हुई है, सही है। अब यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर करी है, सही, जो कि आपको ये बताता है कि भाई हमारे पास जो लाइट है, सही है, उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं ना, उसके कुछ हमारे पास क्या होते हैं, क्या नाम है, टाइप्स होती हैं, सही है, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, सही है। तो अगर हमारे पास क्या है भाई, अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है अगर वो ज्यादा होती है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है भाई, एक क्रस्ट से लेकर एक ट्रफ तक का डिस्टेंस, सही है। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है अगर ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि भाई एनर्जी कम है, सही है। एनर्जी कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी भी कम है, सही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा कम होती है, सही है, जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हमारे पास कम होती है, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सही। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई वेवलेंथ अगर हमारे पास ज्यादा होगी, सही है, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कम, दोनों इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लाइट है, सही है, लाइट
उसके मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास टाइप्स होती है डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, सही, जिसके अंदर सही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, सही, कि जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सही, ऐसी वेव्स हमारे पास होती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो कम हो जाए और एनर्जी बढ़ जाए तो फिर रेडियो वेव्स के बाद बारी आती है माइक्रोवेव्स की, सही है। और फिर इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो फिर माइक्रोवेव के बाद बारी आती है किसकी, इंफ्रारेड रेडिएशन की, इंफ्रारेड रेडिएशन, सही, जिसकी एनर्जी माइक्रोवेव से क्या होती है हमारे पास ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर इंफ्रारेड के बाद बारी आती है किसकी, विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट यानी कि ये वो लाइट है जो कि हमें नजर आती है, दिखाई देती है, सही है। तो जो सूरज की रोशनी होती है ना, सूरज की रोशनी के अंदर हमारे पास ये तमाम फ्रैक्शंस मौजूद होते हैं, सही, यानी कि उसके अंदर रेडियो वेव्स भी होती हैं, माइक्रोवेव्स भी होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स भी होती हैं, विजिबल लाइट भी होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी होती है, एक्स रेज भी होती है, गामा रेज भी होती हैं। ये सारी लाइट्स, ये सारे फ्रैक्शंस उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो इंसान की आय है, इंसान की जो आंख है, वो सिर्फ और सिर्फ किसे देख सकती है भाई, विजिबल लाइट, इसलिए उसको विजिबल लाइट कहते हैं, सही। यानी कि हम जो लाइट हम अपने आसपास देखते हैं, सही, जिससे हमें हर चीज का कलर दिखाई देता है, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, विजिबल लाइट कहलाती है, सही। अगर विजिबल लाइट से आप एनर्जी को कम करोगे तो आप आ जाओगे इंफ्रारेड रेडिएशन पे। अगर आप विजिबल लाइट से एनर्जी को और बढ़ाते हो तो फिर आप आ जाओगे अल्ट्रा वायलेट रेज पे, सही। अल्ट्रा वायलेट रेज ये वो रेज होती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इंसान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, सही, तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि उसे स्किन कैंसर कॉज हो सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक्स रेज की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि भाई एक्स रे आपने नाम सुना होगा कि जो कि इंसान की जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लैश होता है उसके अंदर से भी पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर मौजूद जो बोन्स हैं उसकी तस्वीर भी आपको दे सकती है, यानी कि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो गामा रेडिएशन है, सही, यानी कि वो रेडिएशन होती है जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, सही, जो कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से कंटिन्यूसली इमिट आउट हो रही होती हैं। और चूंकि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है तो अगर इंसान इसके भी कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है तो उसको भी मुख्तलिफ हज़ार्ड देखने को मिलते हैं, सही है, यानी कि कैंसर वगैरह के कॉजेज़ इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि भाई हमारी जो लाइट होती है ना, यानी कि हम जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सही, तो हमारे पास यहाँ पे लाइट के बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, सही, जिसको हमने क्या नाम दिया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, सही। तो अब जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लाइट को मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि लाइट को मैटर के टकराते हैं, सही। टकराने के बाद जो लाइट हमें मिलती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, सही। तो अब यहाँ पे क्या हम सर लाइट के सारे फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो भाई जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, सही है। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लाइट के सारे फ्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं करते, सही है। हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास कहलाती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सही, यानी कि सही, जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर हम इंफ्रारेड रेज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सही है। और जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज है, सही है, इसको हम यूज करते हैं, जिसको जो कि कहलाती है हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, सही। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, सही, जो कि हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, सही। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लाइट है ना, लाइट, सही, उसके तमाम फ्रैक्शंस में से हम सिर्फ ये दो फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, सही है, इंफ्रारेड फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं या फिर यूवी फ्रैक्शन यानी कि अल्ट्रा वायलेट फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो बताने का मकसद क्या था कि भाई हम यह पहचान सकें भाई इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, यूवी का मतलब क्या होता है, सही है। अच्छा, सही, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, सही है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, सही, जिसके जरिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं
वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। सही है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो भाई इस स्लाइड का अगर हम ओवरव्यू निकालें तो इस स्लाइड के अंदर हमने ये चीज सीखी भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग एनी सब्सटेंस और एनी कंपाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लाइट। सही है, यानी कि हम इसमें किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं किसके जरिए, उस पर लाइट को हिट करवा के। सही है, अच्छा अब लाइट के हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए या तो इंफ्रारेड रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन इस्तेमाल करेंगे तो वो कहलाएगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा या तो हम यूवी फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अल्ट्रा वायलेट फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। सही, तो अगर हम अल्ट्रा वायलेट फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं सही, तो फिर ये हमारे पास कहलाएगा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास इस पूरी स्लाइड का जो है ओवरव्यू। सही, अगर किसी को भी अभी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से वो पूछ ले, ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, ठीक है भाई, सारी चीजें क्लियर है स्लाइड के अंदर। ओके ओके, चलें ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा अब ये है हमारे पास, ये जो स्लाइड है ये हमें बताती है कि भाई स्पेक्ट्रोमीटर जो है सही, वो वर्क किस तरीके से करता है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेथड है वो वर्क किस तरीके से करता है। सही है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे आप बेसिक फिनोमिना समझोगे स्पेक्ट्रोमीटर का, वही बेसिक फिनोमिना जो है वो अल्ट्रावायलेट में भी यूज होगा और वही हमारे पास इंफ्रारेड में भी यूज होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट के अंदर हम अल्ट्रावायलेट रेस को इस्तेमाल करेंगे और इंफ्रारेड के अंदर हम इंफ्रारेड रेस को इस्तेमाल करेंगे। सही है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, लाइट सोर्स। ठीक है, अब लाइट सोर्स जैसे कि हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है बल्ब से। अब बल्ब से जब हमारे पास कोई भी लाइट इमिट हो रही होती है, सही, अब सोर्स में हम सन को भी ले सकते हैं, तो जब हमारे पास किसी भी सोर्स से लाइट इमिट होती है तो भाई उसके अंदर हमारे पास जो है वो सारे फ्रैक्शंस, यानी कि लाइट के जो सारे फ्रैक्शंस हैं वो यहाँ से बाहर आते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से जो लाइट हमारे पास बाहर आएगी सही है, उसको हम इंटरेक्ट करवाएंगे किसके साथ, अपने सैंपल के साथ, यानी कि ये वो सैंपल होगा से जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। सही है, अब जैसे फॉर सपोज भाई मैं कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन है सही, उसको मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। भाई जैसे तो मुझे पता है भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला है भाई C6H12O6, भाई इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन फॉर सपोज के भी मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने सैंपल को इधर रख दूंगा और उस पर हम लाइट को हिट करवाएंगे। अब जैसे ही वो लाइट इस पर हिट होगी तो क्या होगा कि जो सैंपल है सही है, ये सैंपल उस लाइट में मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे फ्रैक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें से कुछ फ्रैक्शंस होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सही है, यानी कि लाइट के कुछ फ्रैक्शंस जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। सही है, और कुछ फ्रैक्शन जो है वो इसमें से क्या हो जाएंगे, क्या नाम है, बाहर आ जाएंगे। सही, यानी कि इसको पास आउट कर जाएंगे। अब जैसे ही यहां से हम इसको पास आउट करवाएंगे तो यहाँ पे हमने रखा हुआ होता है डिस्पर्सिव एलिमेंट, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिज्म। सही, डिस्पर्सिव एलिमेंट का मतलब होता है कि ये ऐसा एलिमेंट है, ये प्रिज्म यहाँ पे रखने का जो मकसद है कि भाई ये यहाँ पे डिस्पर्जन परफॉर्म करवाए। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, सही है, क्या नाम है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो इस सैंपल से बाहर आने वाली जितनी भी हमारे पास लाइट है सही, उसको जैसे ही हम इस प्रिज्म से पास आउट कराएंगे तो ये प्रिज्म क्या करेगा कि उस लाइट को डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, सही, तोड़ देगा। और फिर यहाँ पे जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस मिलेंगे वो यहाँ पे जाएंगे किसके अंदर, एक कंप्यूटराइज डिटेक्टर के अंदर, जो कि यहाँ से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्मेट पे हमें रिजल्ट दे देगा। अब ये जो भी रिजल्ट हमारे पास होगा ये ग्राफ की सूरत में आएगा, सही है, जिसको एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट ही रीड आउट कर सकता है और उसको पता होता है कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास कर्व्स बन रहे हैं सही है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो अब उस चीज का जो जिक्र है वो तो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्किंग को समझना है। तो वर्किंग क्या है कि भाई लाइट सबसे पहले सैंपल में जाएगी, सैंपल
उस लाइट के कुछ फ्रैक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ फ्रैक्शन को पास आउट कर देगा, और जो फ्रैक्शन पास आउट होंगे वो उसको हम गुजारेंगे प्रिज्म में से, सही, जो कि हमारे पास एक डिस्पर्सिव एलिमेंट है जो कि यहाँ पे डिस्पर्जन परफॉर्म कराएगा, यानी कि उस लाइट को ब्रेक डाउन करेगा, जिसको कौन रीड करेगा, हमारा डिटेक्टर रीड करेगा, और डिटेक्ट करके कहाँ पे भेज देगा, कंप्यूटर में, जो कि हमारा कंप्यूटर एक रिपोर्ट यानी कि एक ग्राफिकल फॉर्मेट पे हमें एक रिपोर्ट देगा जिसके अंदर मुख्तलिफ कर्व्स होंगे, सही, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को शो करेंगे, सही है। अब वो कर्व्स जो है वो कोई साइंटिस्ट, कोई केमिस्ट जिसको उसकी नॉलेज होती है वही जो है वो उसको रीड करके ये समझ सकता है कि भाई इसके अंदर इस कर्व का ये मतलब है, सही है। अगर इतना कर्व बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कार्बन है, इतना कर्व बन रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन है, इतना कर्व बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सारे जो चीजें होती हैं वो केमिस्ट को मालूम होती हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट जो मिलेगी वो केमिस्ट रीड आउट करेगा।